हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज अपन इस वीडियो में फिर से PYQ सीरीज में एक टॉपिक लेके आए हैं, मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस का। टॉपिक का नाम है ट्रांसक्रिप्शन, जो आपने पहले भी देख लिया है। ट्रांसक्रिप्शन जो है उसका हम जितने भी नीट में क्वेश्चन आए हैं आज तक, उन सारे एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। सारे बच्चे ध्यान से एक एक करके एक एक क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी करते जाइएगा और साथ में इसको देखते जाइएगा। और इसके क्वेश्चन के साथ में आंसर बताने का सिंपल सा लॉजिक ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रहने चाहिए, क्योंकि नीट में इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल पार्ट आना बंद हो गया है। कॉन्सेप्ट कहीं नहीं लगते, सीधा सीधा आपको क्वेश्चन याद रहना चाहिए। PYQ सारे अगर आपको याद है तो आपके 30+ क्वेश्चन एज इट इज़ ऐसे ही ठीक हो जाएंगे, इसलिए ज़्यादा आपको लोड आएगा नहीं। तो चलो हम एक एक करके बेटा शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिख रखा है और उनके आंसर भी हमने यहाँ पे बता रखे हैं, तो इन सभी आंसर्स को हम एक एक करके डिस्कस करते चले जाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा ये थोड़ा हिल गया है क्वेश्चन। इसमें यहाँ पे लिख रहा है mRNA इज फॉर्म्ड बाय। mRNA किससे बनता है, मतलब mRNA प्रोसेस जो है वो कैसे होती है। तो हमने यहाँ पे आंसर जो है वो बी आंसर लगाना है। तो बी आंसर का ये जो ऑप्शन बेटा यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब देखो, इसमें में जो भी ट्रांसक्रिप्शन पार्ट है उसमें हम करते क्या है, जैसे सेंट्रल डोग्मा में हम क्या करते हैं, सेंट्रल डोग्मा में DNA से हम RNA बनाते हैं और RNA से हम प्रोटीन बना देते हैं, और हम DNA से DNA बनाते हैं, जिसे अपन DNA रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो DNA से DNA बनना, DNA रेप्लिकेशन, DNA से RNA बनना, DNA ट्रांसक्रिप्शन, और RNA जब राइबोसोम से प्रोटीन बनाता है उसे अपन ट्रांसलेशन बोलते हैं। ये अगर लाइन आपको याद है तो सारे क्वेश्चन आपको हो जाएंगे। अब ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होती है, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में 3 पार्ट होते हैं, एक होता है प्रमोटर, एक स्ट्रक्चरल जीन होता है और एक टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर रीजन में एक जो यहाँ पे ये RNA फॉर्मेशन को इनिशिएट कराने वाला एक यहाँ पे रो फैक्टर होगा, जो रो फैक्टर यहाँ से सिग्मा फैक्टर होगा, वो सिग्मा फैक्टर यहाँ से बेटा इसको स्टिमुलेट करेगा, इस यूनिट को यहाँ पे ऑपरेट करेगा, चलाएगा, इसको शुरू करेगा। तो प्रमोटर से वो RNA पॉलीमराइजेशन शुरू हो जाता है। फिर ये स्ट्रक्चरल पार्ट में वो RNA की लेंथ बढ़ती चली जाती है, और टर्मिनेटर पार्ट में वो रो फैक्टर उसके रोक देगा, ट्रांसक्रिप्शन को रोक देगा। तो यहाँ पे टर्मिनेटर में टर्मिनेट हो जाएगा कौन। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन हो गया। इसके बाद में यहाँ पे बेटा दे देगा इन स्प्लिट जीन द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। कोडिंग सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, तो कोडिंग सीक्वेंस को यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा, इसका जो आंसर है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसमें कोडिंग सीक्वेंस को हम इंट्रोन और एक्सोन जो बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मान लेता हूँ कि DNA में यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं, कुछ कोड हमारे काम के होते हैं, कुछ हमारे बिना काम के होते हैं। जो हमारे काम के होते हैं उसे अपन एक्सोन बोलते हैं। तो एक्सोन वाला पार्ट हमारे काम का होता है और इंट्रोन वाला पार्ट हमारे बिना काम का होता है। तो इंट्रोन वाला पार्ट हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इन स्प्लिट जीन द कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड। तो कोडिंग सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक्सोन बोलते। इसका आंसर एक्सोन जाएगा। ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, मेरे को भी नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ RNA पॉलीमराइज थर्ड फ्रॉम न्यूक्लियोप्लाज्म विल अफेक्ट द सिंथेसिस ऑफ। देखो मैं आपको एक सिंपल सा टॉपिक बता देता हूँ, सिंपल सा एक सीक्वेंस बता देता हूँ, एक बार आप ध्यान से सुनते जाना। एक बार आपने ये बात समझ ली तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो ये है क्या बोलते हैं, जो पॉलीमरेज फर्स्ट पॉलीमरेज थर्ड, जो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड सेकंड सबके बारे में बताता हूँ। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA P फर्स्ट लिख रहा हूँ, फिर RNA P सेकंड लिख रहा हूँ, पॉलीमरेज सेकंड, फिर एक लिख रहा हूँ बेटा RNA पॉलीमरेज थर्ड। इसके लिए हम एक सिंपल सा रूल बना देते हैं, राइट हैंड थंब रूल। क्या लिखा मैंने, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल से याद रह जाएगा तुम्हें। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाले पार्ट में राइट हैंड थंब रूल से क्या होगा, RNA पॉलीमराइजेशन में कौन कौन से पार्ट से कौन कौन, क्योंकि RNA हमारे पास में बहुत सारे टाइप के हैं। देखो एक rRNA होता है, एक hnRNA होता है और एक होता है tRNA। अब देखो पॉलीमरेज RNA पॉलीमरेज फर्स्ट से rRNA बनता है। पॉलीमरेज फर्स्ट से क्या बनता है बेटा, rRNA। पॉलीमरेज सेकंड से hnRNA बनता है, और ये hnRNA का जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उससे ही क्या बन जाता है, आगे चल के mRNA बन जाता है। ये आपको याद होगा, hnRNA से mRNA बनता है, उसके बाद में पॉलीमरेज थर्ड से tRNA बनता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको यहाँ से मिल ही जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि पॉलीमरेज थर्ड से क्या बनेगा, देखो tRNA बन रहा है। राइट हैंड थंब रूल याद रखना, hnRNA मतलब mRNA, आगे चल के mRNA पे सीधा क्वेश्चन पूछो तो आपका RNA पॉलीमरेज सेकंड आंसर जाएगा, याद रह जाएगा शायद आपको। तो इसका आंसर जाएगा ए। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्शन फॉर RNA डायरेक्शन इज रीडिंग ऑफ सिंथेसिस द टेम्पलेट DNA स्ट्रैंड। देखो जो RNA बनो चाहे DNA बनो, RNA बनने की जो सीक्वेंस है बेटा उसको अपन कैसे रीड आउट करते हैं। तो रीड आउट करने की सीक्वेंस ये भाई, ये मान लेता हूं कि ये DNA है,
ये डीएनए है, ये डीएनए का 5 डेज स्ट्रैंड है, ये डीएनए का 3 डेज स्ट्रैंड है। तो यहाँ पे 3 डेज होगा, यहाँ पे 5 डेज होगा। इसके बीच में जो बेटा सीक्वेंस होती है, इस बीच वाली सीक्वेंस में यहाँ पे हम ऐसे कोड लगा सकते हैं, बहुत सारे कोड लगे होते हैं इसमें। तो ये बोल रहा है कि सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, डायरेक्शन ऑफ आरएनए डायरेक्शन टू रीडिंग सिंथेसिस द टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड पे जो आरएनए बनने जा रहा है उसको हम रीड आउट कैसे करेंगे। तो आरएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड, मान लेता हूं नीचे वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये वाला स्ट्रैंड कैसा स्ट्रैंड हो गया, टेम्पलेट स्ट्रैंड, जिसके ऊपर आरएनए बनेगा। तो आरएनए बनेगा तो किधर से किधर बनेगा, आरएनए बनता है बेटा, जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 to 3 बनेगा। तो यहां पे हम 5 to 3 पढ़ेंगे। तो 5 to 3 कहां पे आंसर देगा, 5 to 3, 5 to 3 ही यहां पे ऑप्शन है। 5 to 3 फिर यहां पे लिखा 3 days to 5 days। अगर हम यहां पे बात कर रहे हैं कि अगर ये जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो टेम्पलेट स्ट्रैंड कौन सा है, ये 3 to 5 है। तो 5 to 3 और 3 to 5 हम ही यहाँ पे, ये एम्स का क्वेश्चन है। ये यहाँ पे ऑप्शन देके हम बिल्कुल भी कंफ्यूज आ जाएंगे, बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आएगा कि क्या पूछना चाह रहा है। इसमें देखो किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे 5 to 3 नहीं दे रखा है, एक में 5 to 3 दे रखा है, लेकिन दूसरे में 5 to 3 दे रखा है। तो आप ऑप्शन देख के भी टिक कर सकते हैं कि कौन सा मोर करेक्ट आंसर है। तो इसमें 5 to 3 तो आरएनए पॉलीमराइज होता ही होता है। इसके बाद में दूसरा जो स्टैंड होता है वो 3 to 5 होता है। इसमें 5 to 3 दे रखा है, लेकिन फिर दूसरा भी 5 to 3 दे रखा है। इसलिए आंसर क्या चला जाएगा बेटा, इसमें आंसर चला जाएगा ए। क्या बात समझ में आ गई, हाँ आ गई। अगर हम आगे चले तो बोलते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आरआरएनए एक्ट एज स्ट्रक्चरल आरएनए एज वेल एज राइबोसोम इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के केस में जो राइबोसोम है वो यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे आरएनए जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, ये सॉरी राइबोसोम जो 2 टाइप के होते हैं, 70S और 80S टाइप का राइबोसोम। 70S और 80S टाइप के राइबोसोम में डिफरेंट टाइप के आरआरएनए होते हैं, जैसे 18S आरएनए, 23S आरएनए, 28S आरएनए, 5.8S आरएनए, 5S आरएनए। तो हमें यहाँ पे राइबोसोम पूछ रहा है बैक्टीरिया के केस में। तो बैक्टीरिया केस में जो राइबोसोम होता है उसके केस में मैं आपको लिख के बता देता हूँ। 23S आरएनए बड़ी यूनिट में होगा, छोटी यूनिट में यहाँ पे एक तो होगा 5S आरएनए और एक होगा 5S आरएनए। एक तो 5S आरएनए दोनों में मिलेगा, ये बात भी तुम्हें याद रखनी है। 5S आरएनए दोनों में मिलेगा, 5S आरएनए दोनों में मिलेगा स्मॉल यूनिट में। साथ में यहाँ पे 5.8S आरएनए नहीं मिलता है, यहाँ पे 23S आरआरएनए मिलता है। तो इसका आंसर तो सीधा सीधा 23S आरआरएनए चला जाएगा, किसमें, राइबोसोम में, बैक्टीरिया जो है उसमें। द इक्विवेलेंट ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन इज, स्ट्रक्चरल जीन का इक्विवेलेंट कौन। स्ट्रक्चरल जीन बेटा क्या होता है, स्ट्रक्चरल जीन वो पार्ट होता है जिसमें यहाँ पे प्रमोटर है, फिर जहाँ पे आरएनए बनता है उसे स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। मैंने पहले भी बता दिया था, ये यहाँ पे टर्मिनेटर होता है। टर्मिनेटर वाले पार्ट में जहां से देखो एक वर्ड यहाँ पे वर्ड है सिस्टोन। सिस्टोन क्या होता है, ये डीएनए, इस डीएनए पे बहुत सारे ऐसे इंफॉर्मेशन लिखी हो जहां से आरएनए बन के आगे प्रोटीन बनेगा। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि ऐसा क्या होता है जिसमें हम इससे बात सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे जीन है, यहाँ पे भी जीन है और यहाँ पे भी जीन है, तो बहुत सारी जगह जीन लगा हुआ है। वो जीन आगे चल के आरएनए बनाएगा, हर एक जीन आगे चल के आरएनए बनेगा। अब आरएनए कौन सा बन रहा है वो हमें पता थोड़ी है कि कौन सा आरएनए बन रहा है, लेकिन बेटा जिस आरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनती है वही तो एक्सप्रेशन दिखाएगा। भाई आरआरएनए बनेगा तो राइबोसोम बनाने में हेल्प करेगा, एमआरएनए बनेगा तो वो मैसेज लेके प्रोटीन बनाएगा। तो एमआरएनए जिस पार्ट से बनता है और जिस पार्ट से आगे चल के, मैं बोलता हूं सीधा सीधा जिससे प्रोटीन फॉर्मेशन होता है, ये सब जीन ही है। ये सब क्या है बेटा, जीन, ये सब जीन है। जिसपे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो सब जीन है। डीएनए, जीन इज द पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। तो यहां पे सब जगह इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, सब जीन है, लेकिन ऐसा जीन जिससे प्रोटीन बनती है उसे अपन सिस्टोन बोलते हैं। तो यहां पे बोला स्ट्रक्चरल जीन जिसमें आगे चल के प्रोटीन बनती। स्ट्रक्चरल जीन का मतलब भी वो प्रोटीन बनाने की बात कर रहा है, तो यहां पे सिस्टोन इसका आंसर चला जाएगा। आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन बेटा याद रख लेना है। हम आगे बढ़ते हैं एक एक करके। हम बेटा जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 7। ये फिर से वो क्वेश्चन आ गया, देखो मैच द फॉलोइंग पॉलीमरेज जो है आरएनए पॉलीमरेज है, जिसको हमें यहाँ पे क्या करना है, मैच करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी बताया कि राइट हैंड थंब रूल क्या है। पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड, पॉलीमरेज फर्स्ट सेकंड थर्ड में हमें क्या क्या ऑप्शन लगाना है, राइट हैंड थंब रूल लगा देना है। राइट, ये एचएन आरएनए से आगे चल के एमआरएनए बन जाएगा, ये आपको याद है पहले से। पॉलीमरेज फर्स्ट जो है वो क्या बनाएगा बेटा, आरआरएनए। तो पॉलीमरेज फर्स्ट में आरआरएनए लगा दो, ये फर्स्ट के सामने सेकंड जाएगा, ठीक है, ये वाला सेकंड जाएगा। फिर इसके बाद में पॉलीमरेज सेकंड में क्या आएगा, एमआरएनए। एमआरएनए लिखा हुआ नहीं लिखा, एचएनआरएनए लिखा हुआ तो एचएनआरएनए लिखा दो। सेकंड में थर्ड जाएगा और लास्ट में कौन सा चला जाएगा, फर्स्ट चला जाएगा, टी चला जाएगा। तो देख लो कौन से में जा रहा है, पहले में सेकंड, दूसरे में
थर्ड और तीसरे में फर्स्ट। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा? सी आंसर चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? आ गई। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं है? देखो, प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए मैसेज तो चाहिए, तो एमआरएनए की रिक्वायरमेंट तो है। आरएनए मतलब राइबोसोम बनाने के लिए राइबोसोम चाहिए, क्योंकि राइबोसोम बिना तो प्रोटीन बन ही नहीं सकता, तो आरआरएनए भी रिक्वायर है। उसके बाद में टीआरएनए, टीआरएनए मतलब ट्रांसफर करेगा। क्या ट्रांसफर करेगा? साइटोप्लाज्म से एमाइनो एसिड को पकड़ के किसके पास में लेके जाएगा? राइबोसोम के। तो ये भी हमें प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए। हमें क्या नहीं चाहिए? हमें स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, स्मॉल इंट्रासेलुलर आरएनए हमें नहीं चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस में। तो इसका आंसर चला जाएगा डी। क्या बात समझ में आई? हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन जेनेटिक विच इज अनलिस्टेड प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या बोल क्या रहे? नॉन जेनेटिक विच इज यूटिलाइज प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या यूटिलाइज किया जा रहा है? हमने थोड़ा सा पढ़ने में गड़बड़ की। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए हमें अभी पता है कि हमें मैसेज नहीं मिलेगा तो हम प्रोटीन बना ही नहीं पाएंगे, इसलिए एमआरएनए ही हमें चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो इसका आंसर सी चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो बेटा। आइडेंटिफाई ए बी सी। तो ये वाले डायग्राम को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर ब्लर दिख रहा है, लेकिन ये यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिटी है बेटा। इस ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में मैं आपको सब बता देता हूँ। यहाँ पे प्रमोटर होगा, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन होगा, यहाँ पे टर्मिनेटर होगा। तो टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन और यहाँ पे प्रमोटर। अब प्रमोटर रीजन में क्या होगा? प्रमोटर रीजन में सिग्मा फैक्टर आएगा। सिग्मा फैक्टर इनिशिएट कराएगा क्या? आरएनए पॉलीमराइजेशन। उसके बाद स्ट्रक्चरल पार्ट में आरएनए बढ़ता चला जाएगा। देखो आरएनए बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रांसक्रिप्शन बबल बनेगा जिसमें से आरएनए बाहर निकल रहा है बन बन के। और टर्मिनेटर पार्ट में एक रो फैक्टर आएगा जो इस आरएनए बनने की प्रोसेस को रोक देगा। तो अब देखो पहले वाले पार्ट में क्या हो रहा है? स्टार्टिंग हो रही है, इनिशिएशन हो रहा है। स्टार्टिंग यहां से हो रही है, तो प्रमोटर रीजन में इनिशिएशन होता है। इस वाले पार्ट में जिसमें हम बात कर रहे हैं कि बी वाले पार्ट में, तो बी वाला पार्ट ये, बी वाला पार्ट में क्या हो रहा है? बी वाला पार्ट तो टर्मिनेटर पार्ट में पहुंच गया, तो यहाँ पे तो रुक गया। क्या? आरएनए बनना रुक ही गया, तो टर्मिनेशन हो गया। और यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे इलोंगेशन चल रहा है। तो यहाँ पे देखो किस में हो रहा है? ए में इनिशिएशन, बी में टर्मिनेशन और सी में इलोंगेशन हो रहा है। इस डायग्राम के बेस पे आंसर देना था। आपका आंसर बी इसका सही चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड ज्वाइनिंग द एक्सोन्स इज डिफाइंड ऑर्डर इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉल्ड। ये स्प्लाइसिंग बेटा प्रोसेस होती है। सीधी सीधी बात ये है कि जैसे डीएनए पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है बहुत सारी, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन बेटा हमारे काम की नहीं है। तो जो इंफॉर्मेशन हमारे काम की नहीं है उस इंफॉर्मेशन को हम डिलीट कर देते हैं। तो जैसे ये वाला पार्ट एक्सोन है, ये वाला पार्ट एक्सोन है, ये वाला पार्ट एक्सोन है, तो आगे चल के हमें इस पार्ट की जरूरत नहीं है। इस वाले पार्ट को हम इंट्रोन बोलते हैं। तो इंट्रोन को रिमूव करेंगे तो पहले तो सीधा सीधा आरएनए बन जाएगा। जितना डीएनए उतना ही आरएनए बन जाएगा, लेकिन आरएनए में कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमारे काम की नहीं है। ये जो इंट्रोन वाला पार्ट बीच में है ये काम की नहीं, तो इस वाले बिना काम के पार्ट को हम बाहर निकाल देंगे। तो हम छोटा आरएनए जो बनाएंगे वो यहाँ पे बनेगा। कौन सा आरएनए बेटा? वो एमआरएनए बनेगा। इससे पहले जो आरएनए था वो एचएनआरएनए है। ये हेट्रोजेनस आरएनए होता है, उसमें बिना काम की इंफॉर्मेशन भी कॉपी होकर आ गई। तो एचएनआरएनए से एमआरएनए बनने की प्रोसेस को हम स्प्लाइसिंग बोलते हैं। क्या बात समझ में आई? मैकेनिज्म आपने एनसीईआरटी में पढ़ी रखी होगी, नहीं पढ़ रखी तो एक बार रीड आउट कर लेना, बहुत सिंपल प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब देखो ऐसे क्वेश्चन का सिंपल सा आंसर आपको देना कैसे है? ये डीएनए है, इस डीएनए से हमें आरएनए बनाना है। ये डीएनए के यहाँ पे कोड लिखे हुए, दोनों साइड लिखे होंगे। ए के सामने टी होगा, जी के सामने सी होगा। यहाँ पे 5 डेज लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 डेज लिख देता हूँ, यहाँ पे 3 डेज, तो यहाँ पे 5 डेज लिख देता हूँ। ये डीएनए पूरा, ये यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड मॉडल में डीएनए होता ही है। अब बोलता है डीएनए डिपेंडेंट, मतलब आरएनए बन रहा है, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए पे डिपेंड होने वाला आरएनए पॉलीमरेज, तो आरएनए बना रहा होगा। ये बोला टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया हुआ है, ये दिया हुआ टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे तो आरएनए बनता है, लेकिन बनता कैसा है? कोडिंग स्ट्रैंड जैसा। अगर मैं इस वाले पार्ट को बेटा टेम्पलेट स्ट्रैंड बोल दूं तो इसके सामने वाला कौन होगा? कोडिंग स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड में सामने वाला पार्ट कोडिंग स्ट्रैंड होगा, तो इस वाले पार्ट का जस्ट अपोजिट जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ टी की जगह आपको यू रख देना है। उसी पार्ट को, इन सारे कोड को चेंज कर देना है। टी के सामने जो यू आएगा, जो टी के सामने यू आएगा तो यहाँ वहां पे यू वहां पे मेंशन कर देना है। टी के सामने वैसे ए आता है तो टी की जगह ए आ जाएगा और बाकी पूरे कोड चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे देख लो, टी के सामने यहाँ पे ए आता है क्योंकि ये डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड हमें आरएनए बनाना है। तो डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आरएनए बनाना है। इसका जस्ट अपोजिट कोड लिख दो, अपोजिट कोड आरएनए बनेगा। अपोजिट कोड वैसे डीएनए बन सकता है, लेकिन अगर हमने टी की जहां पे टी आ रहा है वहां पे यू रख दिया तो वो आरएनए बन जाएगा। टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसका कोडिंग स्ट्रैंड जैसा ही आरएनए बनेगा। इसका अपोजिट पार्ट लिख दो,
टी के सामने ए के सामने डीएनए में टी आता लेकिन आरएनए में यू आएगा, इसके बाद में सी के सामने जी आएगा, फिर ए के सामने टी आता लेकिन आरएनए में तो यू आएगा। ऐसे कोड जब आप मैच करोगे तो किसी में मैच नहीं होगा, तीनों में लास्ट वाला मैच होगा। आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लो, टेम्पलेट स्टैंड पे आरएनए बनता है, कोडिंग स्टैंड जैसा बनता है। अगर यहाँ पे बेटा कोडिंग स्टैंड लिखा होता तो कि क्वेश्चन आ सकता है ऐसा, कोडिंग स्टैंड लिखा होता तो सिर्फ और सिर्फ टी की जगह यू कर देना, बाकी पूरा का पूरा कोडिंग स्टैंड आपको छाप देना है, तो आपका आंसर सही हो जाएगा। चलो ये बात समझ में आई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है द नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस, ये डीएनए की नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है ATCGT, व्हाट विल द कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए स्ट्रैंड सीक्वेंस, आरएनए स्ट्रैंड बनाना है, ये यहाँ पे क्या दे देगा, नाइट्रोजनस बेस सीक्वेंस है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा बेटा, देखो ए के सामने क्या आएगा, टी आएगा, ए के सामने टी आएगा कब, जब डीएनए से डीएनए बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो हम क्या बना रहे हैं, डीएनए से आरएनए बना रहे हैं, तो ए के सामने टी की जगह यू आ जाएगा, टी के सामने ए आएगा तो यहाँ पे ए होता ही है आरएनए में, फिर सी के सामने जी आ जाएगा, फिर टी के सामने ए आएगा तो यहाँ पे भी ए आ जाएगा, फिर जी के सामने सी आ जाएगा, तो यहाँ पे देखो सीधा सीधा कॉम्प्लीमेंट्री पार्ट यहाँ पे। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो हम इजीली कर सकते हैं। व्हाट इनिशिएशन एंड टर्मिनेशन फैक्टर आर इन्वॉल्व इन ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स में हमारे टर्मिनेशन और जो इनिशिएटिंग फैक्टर है, मैंने आपको पहले ही स्लाइड में बताया था, एक प्रमोटर रीजन होता है, एक टर्मिनेटर रीजन होता है, बीच में स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, यहाँ पे बेटा सिग्मा फैक्टर आता है, यहाँ पे रो फैक्टर आता है, सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर रेस्पेक्टिवली यहाँ पे प्रेजेंट होता है, जिसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर डी चला जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द इन प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स द आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब, आरएनए पॉलीमरेज क्या, यूकैरियोटिक की बात कर रहा है, आरएनए पॉलीमरेज यूकैरियोट्स में ये होता है 20, देखो जिसमें 8 ज्यादा आ रहा है, 8 जिसमें 8 ज्यादा, एक साथ में 5s भी होता है जो यूकैरियोट में प्रोकैरियोट में दोनों में होता है, वो भी याद रख लेना है। लेकिन 28 18 5.8 ये सब भी बेटा किस में होते हैं, ये यूकैरियोट्स में होते हैं, बाकी जो भी होते हैं वो प्रोकैरियोट्स में, जैसे वो क्या बोलते हैं 23s, उसके बाद में 5s, ये सब ये होते हैं प्रोकैरियोट्स में, तो यहाँ पे बी आंसर इसका सही चला जाएगा क्योंकि यूकैरियोट्स की बात कर रहा है। इसके बाद में बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कैटालाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑन वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए व्हिच इज कॉल्ड द, जहां पे डीएनए पे आरएनए बन रहा है उसे तो अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते ही हैं, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा बनता है किस पे, टेम्पलेट पे, टेम्पलेट का उल्टा लिख देना है, टी की जगह यू कर देना है। The process which DNA of nucleus passes genetic information to mRNA, इसे अपन ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। अमाइनो एसिड सीक्वेंस इज प्रोटीन सिंथेसिस इज डेडिकेटेड बाय द सीक्वेंस ऑफ mRNA, mRNA की सीक्वेंस पे तो डिपेंड करता है, mRNA जैसा मैसेज लिखा है वैसे तो प्रोटीन बनेगी। Which one of the only enzyme that has capability to catalyze initiation, elongation, termination इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। अब प्रोकैरियोटिक केस में बेटा क्या होता है, वहां पे कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा नहीं होती है, तो वहां पे एक ही एंजाइम जो होता है वो सारे काम कर सकता है, इनिशिएशन भी करेगा, इलोंगेशन भी करेगा, टर्मिनेशन भी करेगा, और उसका नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। वहां पे सिग्मा फैक्टर रो फैक्टर जैसा कुछ रोल होता नहीं है, इसलिए यहाँ पे बी आंसर इसका सही चला जाएगा। चलो, इन विच फॉलोइंग आरएनए शुड बी मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल सेल, सबसे ज्यादा आरएनए कौन सा होता है, सबसे ज्यादा बेटा देखो हमारे बॉडी में राइबोसोम नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगा, इसलिए सबसे ज्यादा तो होना चाहिए आरआरएनए। उसके बाद में हम बात करें कि अगर ट्रांसफर नहीं होगा, चीजों का ट्रांसमिशन नहीं होगा तो प्रोटीन कैसे बनेगा, इसलिए आरएनए के बाद में कौन आएगा, टीआरएनए आएगा। और मैसेज ज्यादा भेजने के लिए ज्यादा जरूरत नहीं है, मैसेज तो एक ही बार तो भेजना है, बहुत देर के बाद में फिर से मैसेज आएगा, तो एमआरएनए इससे कम मिलेगा। तो ये सीक्वेंस तो मैं याद रख लेनी है, सबसे ज्यादा आरआरएनए, फिर टीआरएनए, फिर एमआरएनए याद रख लेना है। इसका आंसर क्या चला जाएगा, इसका आंसर तो डी चला जाएगा सीधा सीधा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन यूकैरियोटिक सेल ट्रांसक्रिप्शन आरएनए स्प्लाइसिंग एंड आरएनए कैपिंग टेक प्लेस इनसाइड द, कहां पे ऐसा होता है, तो यूकैरियोटिक में तो बेटा न्यूक्लियस में ही होता है, साइटोप्लाज्म में कुछ नहीं होता, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो प्रोटीन सिंथेसिस चल रहा होता है। एक्सोन पार्ट ऑफ एमआरएनए हैज कोड 4, ये किसके लिए कोड करता है, क्योंकि एक्सोन पार्ट जो होता है वो मतलब एमआरएनए ही बना रहा है, एमआरएनए तो आगे चल के बेटा क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है, तो एमआरएनए ही यहाँ पे आगे चल के प्रोटीन सिंथेसिस करता है। इसका आंसर सीधा सीधा इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। व्हाट विल द सीक्वेंस एमआरएनए प्रोड्यूस द फॉलोइंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, अब किस स्ट्रैंड से हम डीएनए बनाएंगे, डीएनए किससे बनाएंगे, एमआरएनए प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग स्ट्रैंड ऑफ डीएनए,
डीएनए स्ट्रैंड से हमें एमआरएनए बनाना है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे रख के। मैंने कितनी बार समझा दिया आपको, टेम्पलेट स्ट्रैंड पे आरएनए बनता है, कोडिंग स्ट्रैंड जैसा बनता है। तो कोडिंग स्ट्रैंड लिख दो, ये वाला कोडिंग स्ट्रैंड है। इस कोडिंग स्ट्रैंड में सीधा सीधा बेटा टी की जगह यू कर दो, 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 मैच करा लो, इसका आंसर यही चला जाएगा। देखो टी की जगह यू है, बाकी सारी सीक्वेंस सेम है, तो इसका आंसर सीधा सीधा बी चला जाएगा। आपको समझ में आ गई होगी बात। फिर से क्वेश्चन आया, द करेक्ट ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ रीडिंग एंड एमआरएनए सिंथेसिस टेम्पलेट स्ट्रैंड, डायरेक्शन ऑफ एमआरएनए सिंथेसिस डायरेक्शन रीडिंग ऑफ द टेम्पलेट स्ट्रैंड डीएनए। ये फिर से वही बात है कि जो डीएनए बनता है वो सॉरी डीएनए पे जो आरएनए बनता है बेटा वो 5 days to 3 days बनता है। तो दूसरा स्ट्रैंड कौन सा होगा, दूसरा 3 to 5 होगा, बाकी कोई मैच नहीं होगा यहाँ पे। तो 5 to 3 ये रहा और 3 to 5 ये रहा, बाकी देखो 3 to 5, 5 to 3, 5 to 3, 5 to 3, 3 to 5, 3 to 5, ये नहीं होगा, तो इसका आंसर पहला ही चला जाएगा। तो इसमें ए आंसर इसमें दे रखा है, तो यहाँ पे आपने देख भी लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्ट करस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड सीक्वेंस एमआरएनए फॉर्म। कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है, तो कोडिंग स्ट्रैंड जैसा ही होता है, इसमें सीधा सीधा कोडिंग स्ट्रैंड जो बेटा दे रखा है उसमें हमें क्या बनाना, क्या है, हमें डीएनए बनाना है। तो डीएनए बना दो, यू की जगह क्या रख दो, टी रख दो, हर एक यू की जगह टी रख दो और डीएनए बन जाएगा सीधा सीधा। तो यू की जगह टी रख दो, सीधा सीधा डीएनए बन जाएगा। मतलब आप कोडिंग स्ट्रैंड से अगर डीएनए का कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा तो एमआरएनए बना दो, टी की जगह यू रख दो, और अगर कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा और हमें डीएनए बनाना है तो यू की जगह टी रख दो, सीधा सीधा बात है। कोडिंग स्ट्रैंड इज डीएनए इज, ये डीएनए कोडिंग स्ट्रैंड है और हमें क्या बनाना है, एमआरएनए। वही बात, टी की जगह यू रख दो, टी की जगह बेटा यू रख दो, सीधा सीधा यही मैच हो जाएगा। बी इसका आंसर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ऐसे रिवाइज करने की बात है। इन द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए। डीएनए में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, देखो हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बेटा मैंने 3 बात बताई आपको। प्रमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, टर्मिनेटर होता है। प्रमोटर होता है जिसमें रो फैक्टर होता है, यहाँ पे ये सॉरी सिग्मा फैक्टर होता है, यहाँ पे रो फैक्टर होता है। तो यहाँ पे देखो प्रमोटर है, टर्मिनेटर है ये वाला पार्ट, स्ट्रक्चरल जीन है, लेकिन इंड्यूसर यहाँ पे नहीं होता। इंड्यूसर कहाँ पे होता है, लेक ओपेरॉन में हम पढ़ेंगे इंड्यूसर वाला पार्ट। करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट हमें कर देना है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या बोलना जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर इन सेम कंपार्टमेंट फॉर प्रोकैरियोटिक सेल। हाँ सही बात है। ये मोनोसिस्टोनिक एमआरएनए मोर देन वन स्ट्रक्चरल जीन अंडर सिंगल प्रमोटर, नहीं मोर देन स्ट्रक्चरल जीन नहीं, सिंगल जीन, और सिंगल ही यहाँ पे जीन होगा और सिंगल ही यहाँ पे प्रोटीन बनेगी। तो ये कंडीशन गलत है। इंट्रॉन एंड एक्सोन बोथ कोड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, नहीं ओनली एक्सोन वाला पार्ट। इन प्रोकैरियोटिक स्प्लाइसिंग टेलिंग अकर बिफोर ट्रांसलेशन, ऐसा नहीं होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में सारे काम एक साथ में हो जाते हैं, ऐसा कुछ प्रोसेस नहीं होता। पहला इसका आंसर सही चला जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ गई? अगर बात बेटा समझ में आई तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर से क्या दे रखा है, कोडिंग स्ट्रैंड दे रखा है, जीन एंड द कॉरस्पॉन्डिंग हमें क्या बनाना है, एमआरएनए बनाना है। कोडिंग स्ट्रैंड है तो टी की जगह यहाँ पे सीधा सीधा यू रख दो और हमारा एमआरएनए बन जाएगा। फिर है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट ऑफ डीएनए डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन डीएनए, दीज आर विथ रेस्पेक्ट टू अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अच्छा अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम क्या होता है? अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत हार्ड नहीं है पर बता देता हूं। प्रमोटर, टर्मिनेटर, स्ट्रक्चरल जीन, जहां से ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड मैंने बना दी, ये कोडिंग बना दिया मैंने, ये बना दिया टेम्पलेट स्ट्रैंड। टेम्पलेट स्ट्रैंड से यहां से आरएनए बनना शुरू होगा। प्रमोटर एंड को ही हम यहां पे क्या बोलते हैं बेटा, प्रमोटर एंड को ही हम यहां पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम यहां पे बोलते हैं अपस्ट्रीम रीजन, जहां से शुरू होता है, और जहां पे एंड होता है उसे अपन डाउन स्ट्रीम रीजन बोलते हैं। तो यहां पे अगर बात करें कि 3 days पार्ट पे अपस्ट्रीम मतलब 5 days वाला पार्ट जो है वहां पे अपस्ट्रीम रीजन होगा, और यहाँ पे 3 days वाले पार्ट पे डाउन स्ट्रीम रीजन होगा। तो यहाँ पे देख लो प्रमोटर पे अपस्ट्रीम है, फिर बीच में स्ट्रक्चरल जीन है, टर्मिनेटर पे डाउन स्ट्रीम पार्ट है। यही बात आपको बतानी थी और यही बात इसमें लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द रोल ऑफ एमआरएनए पॉलीमरेज थर्ड। एमआरएनए पॉलीमरेज थर्ड में मैंने अभी बताया राइट हैंड थंब रूल, पॉलीमरेज फर्स्ट, पॉलीमरेज सेकंड, पॉलीमरेज थर्ड में टीआरएनए बनेगा। तो देखो ट्रांसक्राइब टीआरएनए, 5S आरएनए और SN आरएनए यहां से बनता है। ये एक्स्ट्रा बात है जो डायरेक्टली तुम्हें याद रख लेनी है। इसका कॉन्सेप्ट आपको सीधा एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको बेटा याद रख लेनी बात कि आपको सारी बातें समझ में आई। अगर बेटा सारी बातें समझ में आई है तो इस क्वेश्चन, इन सारे क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत हार्ड आता ही नहीं है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से क्वेश्चन हार्ड नहीं आता है। अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप सारी चीज़ें इजीली कर जा सकते हो। और अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट कर रखे हैं तो जेनेटिक्स का एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं हो सकता। आपको डायरेक्टली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन याद रहने चाहिए। बायोलॉजी में आपको बिल्कुल टाइम खराब नहीं करना है, 45 मिनट मैक्सिमम आपको बायोलॉजी कंप्लीट कर देनी है। ओके, थैंक यू, अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा। थैंक यू।